वेलकम टू आर्यंत। आओ बच्चों जल्दी से इस पार्ट अवयव का रिवीजन करते हैं और इस रिवीजन में सबसे पहले देखते हैं कि अवयव होता क्या है। मैट्रिक्स, अवयव को अपन मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है? कुछ वास्तविक संख्याओं या काल्पनिक संख्याओं या फलनों को आयताकार सारणी के अंदर व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? मैट्रिक्स यानी कि अवयव कहते हैं। और संख्याओं की जो क्षैतिज व्यवस्था है उसको अपन पंक्ति कहेंगे और जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है उसको अपन स्तंभ कहेंगे। और जो संख्याएं हैं या फलन हैं इनको अपन क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। और मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं कि मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, तो उसके लिए अपन बड़ा अक्षर लेंगे, जैसे बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, ऐसे करके। और अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर यानी कि छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, ऐसे करके। ठीक है, अब साहब और समझा देते हैं कि मान लीजिए जैसे आपने को कोई मैट्रिक्स लिखना है तो ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स ए, और इसके अंदर ये आयताकार व्यवस्था बनाने के लिए पहले एक बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और ये 4 5 7, ये आ गया सर। अब इसके अंदर अपन ने इसको क्या व्यवस्था को तो क्या कहा? मैट्रिक्स। ठीक है, जो ये क्षैतिज संख्याएं हैं इनको क्या कहेंगे? पंक्ति। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी पंक्ति हो गई? 2, 1 और 2। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है इसको क्या कहेंगे अपन? इसको कहेंगे स्तंभ। इस मैट्रिक्स के अंदर कितने स्तंभ हो गए? 3। देखो आप, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो और ये जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं ये क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स के अवयव। ठीक बेटा, अब आगे बात करते हैं। अब अपने से पूछा जाएगा कि इस अवयव की कोटि क्या है। कोटि को अपन क्रम भी कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्डर भी कहते हैं। तो मैट्रिक्स का क्रम बताने के लिए अपने को सबसे पहले उस मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव हैं, ठीक है, क्षैतिज में जो व्यवस्थित हो रहे हैं और ऊर्ध्वाधर जो व्यवस्थित हो रहे हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का पता करते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए और इसके अंदर जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है? m, और स्तंभों की संख्या कितनी है? n। तो इसका ऑर्डर यानी कि इसका क्रम क्या हो गया? m/n। या मैट्रिक्स के यहाँ लिख देते हैं छोटे, देखो छोटे छोटे से लिखे हुए हैं m/n। m क्या बताता है? पंक्तियों की संख्या को। n क्या बताएगा? स्तंभों की संख्या को। और ये पूरा के पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अवयव का क्रम। ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास में ये मैट्रिक्स है 3 5 4 2 1 6। अब मेरे से कहा गया कि इस मैट्रिक्स का क्रम बताइए। तो सबसे पहले मैं इसमें पंक्तियों की संख्या देखूंगा। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है बेटा? 2। यहाँ लिख दिया, देखो आप 2। फिर स्तंभों की संख्या देखूंगा तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो ये आ गया 2/3। तो 2/3 इस मैट्रिक्स ए का क्रम है। ठीक है, या मैट्रिक्स ए की कोटि कितनी है? 2/3। अगर इसके अंदर मेरे को अवयवों की संख्या पता करनी है तो इन क्रम में जो दे रखा है इनको गुणा करके देख लो। 2 × 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो इस मैट्रिक्स ए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। आसान काम है। एक और देख लेते हैं कि अगर अपने पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है ये 2 5 4 1 3, अगर इसका अपन क्रम की बात करें कि भैया इसका क्रम क्या है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या देखो आप कितनी है? 3। स्तंभों की संख्या देखो आप कितनी है? 2। तो इसका क्रम हो गया 3/2। ठीक है, इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है? 6। तो अपने को पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या पहचाननी आनी चाहिए। पहले पंक्तियों की संख्या लिख दो, फिर स्तंभों की संख्या लिख दो और कह दो कि ये क्या है? इस मैट्रिक्स का क्रम है, अवयव की कोटि है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं का अवयव के रूप में निरूपण, मतलब अपने को किसी समतल पर कोई बिंदु दे रखे हैं x, y, तो उसको आप है ना स्तंभ के रूप में भी लिख सकते हैं और उसको आप पंक्ति के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि बिंदु को आप मैट्रिक्स के रूप में भी लिख सकते हैं।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं अवयव के निर्माण की। अवयव के निर्माण के लिए अपने पास में क्या कहा जाएगा अपने से कि साहब एक मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए जिसका क्रम दिया हुआ है और इसके अवयव जो है पंक्तियों और स्तंभों के एक संबंध के द्वारा बताए गए हैं। जैसे मेरे से कहा गया कि साहब एक मैट्रिक्स निकालो ए, जिसका प्रत्येक अवयव क्या है, ए आई जे है, ठीक है, और साहब इसका जो क्रम है वो क्या है, 2/3 है। मतलब मेरे को 2/3 क्रम का एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक। अब अवयव कैसे हैं साहब, अवयव जो है वो इस नियम की पालना करते हैं कि ए आई जे बराबर है किसके, आई प्लस जे और बटे 2 के, ठीक। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, सबसे पहले अपन एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कैसा, 2/3 क्रम का। तो यहाँ पर लिखेंगे ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 और साहब 1 2 1 ए 2 2 और ए 2 3, ये आ गया साहब। अब यहाँ पर क्या है, ये जो 1 1 है इसका मतलब है पहली पंक्ति का पहला अवयव, ए 1 2 है इसका मतलब है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। अब इसके अंदर नियम दे रखा है, ये है आई जे। अब मैं यहाँ से ए 1 1 का मान निकाला तो कैसे निकलेगा, 1 + 1/2, तो ये आ गया अपने पास में 1। फिर आया साहब ए 1 2, तो ये आएगा अपने पास में 1 + 2/2 यानी कि 3/2। फिर आएगा ए 1 3, ये आएगा 1 + 3/2 = 2। यहाँ पर देखा अपन ने, ये आया अपने पास में ए 2 1 यानी कि 2 + 1/2 यानी कि 3/2। फिर आया ए 2 2, यहाँ पर आया 2 + 2/2 यानी कि 2 और ए 2 3, ये आ गया 2 + 3 और बटे 2 यानी कि 5/2। तो अब यहाँ पर अपन ने इनके स्थान पर ये मान रख दिया, तो जो अपना मैट्रिक्स जो अपने को बनाना था वो क्या आ जाएगा बेटा, 1 और 3/2 और 2, फिर यहाँ पर आएगा अपने पास में 3/2 2 और 5/2। ये हो गया साहब अवयव का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन अवयव के प्रकार में, और अवयव के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है पंक्ति अवयव, यानी कि पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये देखो आप, यहाँ पर 5 2 1, अगर इसमें मैं पंक्तियों की संख्या देखूं तो कितनी है बेटा, 1, और इसके अंदर स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, तो ये 1/3 क्रम का एक पंक्ति मैट्रिक्स है। एक और देख लो, एक और में क्या है अपने पास में, मैट्रिक्स बी, यहाँ पर है 2 1, अगर इसमें मैं पंक्तियों की संख्या देखूं तो 1 और स्तंभों की संख्या देखूं तो 2, तो ये 1/2 क्रम का एक कौन सा मैट्रिक्स है, पंक्ति मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं, स्तंभ अवयव है ना, स्तंभ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो। जैसे यहाँ पर देखो आप, ए ये है 1 2 3, अगर मैं इसके क्रम की बात करूं तो इसमें पंक्तियां हैं 3 और स्तंभ है 1, तो ये 3/1 क्रम का एक स्तंभ अवयव कहलाएगा। अगर अपन बात करें बी की, तो यहाँ पर है 2 3, अगर इसमें आप पंक्तियों की संख्या देखो तो कितनी है, 2, स्तंभों की संख्या देखो तो कितनी है, 1, तो ये 2/1 क्रम का क्या कहलाएगा, स्तंभ अवयव कहलाएगा। फिर आगे बढ़े साहब, शून्य या रिक्त अवयव, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रत्येक अवयव शून्य हो, वो क्या कहलाता है, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा या रिक्त मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अपने पास में एक मैट्रिक्स है ए, ये देखो आप 0 0 0 0 0 0, अब यहाँ पर देखें तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, तो ये 2/3 क्रम का एक रिक्त मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव का मान कितना है, शून्य है। आगे बढ़े साहब,
वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी हो, समान हो। मतलब कि यहाँ पर देखा अपन ने कि ये है साहब 2 1 3 4। अब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है तो ऐसा मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। बी की बात करिए अपन ने, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 7 1 9 6। अगर इसके अंदर अपन पंक्तियों की संख्या देखें तो 3, स्तंभों की संख्या देखें तो 3, तो ये 3/3 क्रम का एक वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, याद रहे, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव क्या हो, शून्य हो। कैसे, ये देखो आप, ए यहाँ पर है अपने पास में 2 0 0 और ये 3। अब ये है अपने पास में मुख्य विकर्ण। अगर गणितीय भाषा में देखें तो ए आई जे का मान कैसा हो, 0 हो। लेकिन ये तब हो जब आई और जे का मान बराबर ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर A11 और A22 के मान 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सबके 0 हो। देसी भाषा में ऐसे समझिए कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर ये कहलाएगा 2/2 क्रम का एक विकर्ण मैट्रिक्स। और देखो यहाँ पर है बी, ये है 5 0 0 0 4 0 और 0 0 3। अब क्या कह रहे हैं कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव क्या होने चाहिए, 0। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, विकर्ण मैट्रिक्स। आगे देखिए, अदेश आव्यूह। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अदेश मैट्रिक्स ये क्या है साहब, इसमें है ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स। अब यहाँ बोला ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अदिश मैट्रिक्स का सबसे पहले विकर्ण मैट्रिक्स होना जरूरी है, और अगर वो विकर्ण मैट्रिक्स है तो उसका वर्ग मैट्रिक्स होना भी जरूरी है। तो अदिश मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स भी होगा और विकर्ण मैट्रिक्स भी होगा। और ऐसा होगा कि इसमें जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। तो ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे बी एक और देखो बेटा, यहाँ पर आ गया 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हैं, शेष अवयव 0 हैं, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा अदिश मैट्रिक्स या अदेश आव्यूह। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई का मतलब तो यह है कि इस ऐसा अदिश मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव 1 हो, है ना, इसलिए अपन इसको इकाई मैट्रिक्स कह रहे हैं। लेकिन अब इसको तत्समक आव्यूह क्यों कह रहे हैं, पहले तो आप ये समझिए तत्समक का मतलब क्या होता है। तत्समक आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह जो क्रिया में भाग तो ले परंतु असर कुछ नहीं डाले। तो यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स का आप किसी भी मैट्रिक्स से जब गुणा करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। ये क्या है साहब, ये ऐसे है कि साहब ए यहाँ पर है 1 0 0 1। अब इसको क्या है, समझदार बालक कैसे लिख देते हैं कि साहब ये I2 है। क्या है ये, I2। अगर कहीं I2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये द्वितीय क्रम का एक इकाई मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या है, ये है I3। ये क्या हो गया, ये तृतीय क्रम का एक इकाई मैट्रिक्स हो गया। तो ऐसा अदिश मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान होने के अलावा क्या हो, 1 हो 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता के लिए दो, अगर अपने पास में आव्यूह हैं ए और बी,
वो समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे, या फिर दो अवयव के संगत अवयव समान है तो इसका मतलब वो अवयव भी समान होंगे। ऐसे समझिए कि अपने पास में एक अवयव दे रखा है ए, ये है 2 5 4 6, और एक अवयव दे रखा है बी, यहाँ पर है एक्स वाई और पी क्यू। ठीक है बेटा, और यहाँ कहा गया कि साहब ए और बी जो हैं ये समान मैट्रिक्स हैं, समान अवयव हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है, यहाँ लिख दूं भैया, यदि ए और बी बराबर हैं हों तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साहब 2 बराबर है x के, 5 बराबर है y के, और 4 बराबर है p के, और 6 बराबर है q के। बहुत आसान काम है कि दो अवयव अगर समान हैं तो उनका क्रम भी समान होगा और उनके संगत अवयव भी समान होंगे। आगे बढ़ते हैं, अवयव के योग के बारे में बातचीत करते हैं। अगर दो अवयव का योग किया जाएगा, यानी कि दो मैट्रिक्सों को जब जोड़ा जाएगा, तो उसमें सबसे पहला नियम ये होता है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा तभी जा सकता है जब उनके क्रम समान हो। ठीक है, उनकी कोटि समान हो, तब आप दो मैट्रिक्सों को जोड़ सकते हो। और जोड़ने का तरीका क्या रहेगा कि उनके संगत अवयवों को जोड़ दो। जैसे अगर अपने पास में एक मैट्रिक्स ये दे रखा है साहब 2 5 4 थी, और एक मैट्रिक्स है अपने पास में बी, यहाँ पर है 1 4 6 2, और अपने से कहा गया कि भैया a प्लस बी निकालो, तो अपन क्या काम करेंगे, इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे। संगत बोले तो a11 इसका a11, इसका a11, इसका a12, इसका a12, इसका a21, इसका a21, इसका 22, इसका a22, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आएगा देखो ऐसे 2 + 1 और 5 + 4, फिर 4 + 6 और फिर 3 + 2, तो ये आ गया अपने पास में 3, फिर 9, फिर 10, फिर 5, ये हो गया साहब। ठीक है, तो दो मैट्रिक्सों को जोड़ने के लिए सबसे पहले तो उनका क्रम समान होना चाहिए। अगर क्रम समान है तो उनको जोड़ेंगे, और जोड़ते वक्त क्या ध्यान रखना है कि संगत अवयवों को जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आए साहब एक अवयव का एक अदिश द्वारा गुणन। एक अवयव का एक अदिश द्वारा गुणन, इसका मतलब यह है कि अपने पास में कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, यहाँ पर लिखा 5 3 4 1, ये राशि, इसका किसी अचर राशि से गुणा करा जाए इस मैट्रिक्स का, तो वो कैसे करेंगे। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 5 का गुणा करता हूँ इस मैट्रिक्स से, ठीक है, 5 एक अदिश राशि है, तो यहाँ पर आ गया ये 3 4 1, तो नियम ये कहता है कि साहब इस 5 का गुणा प्रत्येक अवयव से होगा, कोई अवयव छूटे नहीं। तो यहाँ पर इसका गुणा ऐसे करेंगे, देखो आप, ये आ गया 25 और 15 और 20 और ये 5, ये हो गया साहब अदिश गुणन का नियम। यहाँ पर क्या है, किसी मैट्रिक्स में अगर किसी अदिश राशि का गुणा किया जाएगा तो उस अदिश राशि का प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, ऋणात्मक अवयव। अब ऋणात्मक अवयव का क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसमें -1 का गुणा कर दो, तो -1 का गुणा करोगे तो वो उसका ऋणात्मक अवयव हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर a है, ठीक है, a है अपने पास में 5 4 3 2, अब मैंने इसमें -1 का गुणा कर दिया तो इसका ऋणात्मक अवयव हो गया -5, और साहब -4 -3 और -2, ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब। ऋणात्मक अवयव किसी का ऋणात्मक अवयव ज्ञात करने के लिए उसके प्रत्येक अवयव में माइनस का गुणा कर दो तो उस अवयव का ऋणात्मक अवयव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अवयव के विवकलन पर, अंतर घटाना जिसको कहते हैं अपन। तो इसमें भी वही है कि दो मैट्रिक्स का विवकलन तब संभव है जब दोनों का क्रम समान हो। ठीक है, अगर क्रम समान है तो एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को घटाया जा सकता है। घटाते समय अपने को क्या ध्यान रखना है कि संगत अवयवों में को घटाना होता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास में एक मैट्रिक्स ये है ए,
और ये है 5 4 2 1, और एक मैट्रिक्स है बी, ये है अपने पास में 3 2 1 6। अब अपने से कहा जा रहा है कि इनका अंतर निकालो, तो a माइनस बी, यानी कि a में से b को घटाओ। तो भैया संगत अवयवों को घटाते हैं, जैसे ये देखो आप 5 माइनस 3, 4 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 6, यह आ गया। अब 5 में से 3 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 में से 6 गया तो -5, यह आ गया। अगर मैं मान लो b माइनस a करता तो फर्क कुछ नहीं, पहले मैं b के अवयव लिखूंगा, जैसे 3 माइनस 5, फिर 2 माइनस 4, 1 माइनस 2 और 6 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा मेरे को, -2 माइनस 1 और 5, यह आ गया साहब घटाना। तो घटाने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है, उनके क्रम को चेक करो। अगर क्रम समान है तो घटाने की प्रक्रिया हो सकती है। और प्रक्रिया कैसे करते हैं कि संगत अवयव को घटाते हैं। भाई एक मैट्रिक्स के अवयव में से दूसरे संगत अवयव को घटा दो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आव्यूह के योग के गुणधर्म। आव्यूह के योग के गुणधर्म का मतलब सबसे पहले आएगा क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। क्रम विनिमय का मतलब ये हुआ कि अगर दो मैट्रिक्स समान क्रम के हैं, उनको जोड़ा जाए तो a प्लस बी बराबर होता है किसके, b प्लस a के। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या है कि यदि अपने पास में तीन आव्यूह हैं a b c, और आप उसमें जोड़ते हो, समान क्रम के ये तीनों, अगर इन तीनों को जोड़ते हो, पहले a और b को जोड़ा फिर c को जोड़ा, या फिर आपने पहले b और c को जोड़ा फिर a को जोड़ा, तो ये दोनों मान कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो योग जो है वो साहचर्य नियम की पालना करता है। फिर आए अपन योज्य तत्समक का अस्तित्व। योज्य तत्समक का अस्तित्व का मतलब यह है कि पहले तो बात समझे कि योज्य तत्समक होता क्या है साहब। योज्य तत्समक का मतलब यह है कि ऐसा आव्यूह जो क्रिया में भाग तो ले परंतु असर कुछ नहीं डाले। तो ऐसा आव्यूह कौन सा होगा, रिक्त आव्यूह या फिर शून्य आव्यूह। अगर मान लीजिए आप किसी मैट्रिक्स A के अंदर, ये अपने पास में मैट्रिक्स A, इसमें किसी शून्य मैट्रिक्स को जोड़ें, ये अपने पास में शून्य मैट्रिक्स है। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो देखिए आप A प्लस शून्य मैट्रिक्स, तो क्या आएगा अपने पास में 2 1 1 3, और ये किसके बराबर है, A के। अगर मैं मान लो यहाँ पर 0 प्लस A ये करूँ, तब भी क्या आएगा मेरे पास में 2 1 1 3, जो क्रिया में भाग तो ले रहा है परंतु असर कुछ नहीं डाल रहा। तो इसका मतलब योज्य तत्समक आव्यूह का अस्तित्व होता है। ठीक है बेटा। योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। अब योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व क्या है, तो योज्य प्रतिलोम का मतलब ये हुआ कि एक आव्यूह में ऐसे किसी आव्यूह को जोड़ा जाए जिससे उसका तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाए। किसका तत्समक आव्यूह, योज्य का तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाए। तो ऐसा कब संभव है, भाई आपके पास में एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, ये है अपने पास में 5 4 6 2, यह आ गया। अब मैंने क्या काम करा कि एक -a ले लिया साहब, यह आ गया। ये क्या होगा, -5 -4 -6 और -2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, देखना आप, ये माइनस है, तो मुझे क्या प्राप्त होगा बेटा, मुझे प्राप्त होगा 0 0 0 0। अब यहाँ पर देखिए आप a प्लस माइनस a, ये आ गया अपने पास में बराबर रिक्त मैट्रिक्स के। तो ये a तो अपने पास में आव्यूह है, ये इसका योज्य प्रतिलोम है, और ये क्या है अपने पास में योज्य तत्समक अवयव। अगर किसी आव्यूह में, ठीक है, उसके प्रतिलोम को जोड़ा जाता है और योज्य तत्समक अवयव प्राप्त हो जाता है, तो ये -a जो है a का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम आव्यूह कहलाएगा। तो प्रतिलोम आव्यूह का भी अस्तित्व होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े साहब। अब आते हैं अपन आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म।
यानी कि अपन किसी अचर राशि का मैट्रिक्स के अंदर गुणा करते हैं तो वो कैसे कैसे गुणधर्म की पालना करता है। जैसे आप दो मैट्रिक्सों को जोड़कर उसमें अचर राशि का गुणा करो तो वो बराबर आएगा कि दोनों मैट्रिक्सों का अलग अलग अचर से गुणा करके जोड़ दें। अगर अपन ये कहें कि दो अचरों को जोड़कर एक मैट्रिक्स से गुणा करो, या फिर दोनों अचरों का अलग अलग मैट्रिक्स से गुणा करके फिर जोड़ो, तो वो भी समान आएंगे। अगर आप दो अचर हैं, पहले आप एक अचर का फिर दूसरे अचर का उस मैट्रिक्स से गुणा करते हैं, अब उसके बाद क्रम बदल देते हैं, तब भी क्या होगा, अपने पास में मान समान प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दो आव्यूह ए और बी हैं, इनके गुणनफल को परिभाषित करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो गुणनफल के लिए सबसे पहले अपने को क्या काम करना पड़ता है, दो मैट्रिक्स लेने पड़ते हैं। पहला मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर अवयव हैं ए आई जे, और इसका क्रम यानी कि कोटि क्या है, m बाई n। फिर बात करिए अपन ने दूसरे मैट्रिक्स की, ये क्या है, बी जे के, और इसका क्रम क्या है, n बाई p। अब इन दोनों का गुणा करने के लिए सबसे पहले जो नियम है वो ये है कि पहले वाले ए और बी का गुणा करो आप। ए और बी का गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, मैट्रिक्स सी प्राप्त हो रहा है सर। अब ए और बी का गुणा तभी करोगे जब मैट्रिक्स ए के अंदर स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी के अंदर पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। स्तंभों की संख्या किसकी, मैट्रिक्स ए की, और बी के अंदर पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होती है तो गुणनफल संभव है, नहीं तो नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात, जो अपने पास में गुणनफल प्राप्त होगा उस मैट्रिक्स का जो क्रम होगा या जो उसकी कोटि होगी वो शेष जो बच रहे हैं, यानी कि पहले वाले में पंक्तियों की संख्या दूसरे वाले में स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। ये मैट्रिक्स दो आव्यूह के गुणनफल का नियम है। अब बात करते हैं अपन दो आव्यूह के गुणन की विधि, उनको गुणा कैसे करते हैं। तो उसके लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर अपने पास में अवयव हैं 2 1 3 4। ठीक है बेटा। एक मैट्रिक्स है अपने पास में बी, इसके अंदर अवयव हैं अपने पास में 1 2 1 3 2 और 2, ये ले लिया था। ठीक है। इसके क्रम की बात करी तो इसका क्रम है 2/2, इसका क्रम है 2/3। पहले अपन ये चेक करें कि भैया गुणा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसके लिए अपन ने क्या देखा कि इसके अंदर तो स्तंभों की संख्या और इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखा भैया ये तो दोनों बराबर हैं। अब बराबर हैं तो इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि साहब ए और बी का गुणा किया जा सकता है, यानी कि संभव है। अब गुणा कैसे करते हैं वो देखो आप। तो यहाँ पर अपने ये इसके लिए पंक्ति और इसके लिए अपन ने स्तंभ, और क्या करते जाते हैं, यूँ बोलते जाते हैं कि भाई पंक्ति का स्तंभों से गुणा करते हैं। तो देखो आप, इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे, इस पंक्ति का इस स्तंभ से। तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा 1 से, और 1 का गुणा होगा 3 से, फिर 2 का गुणा होगा 2 से, और 1 का गुणा होगा 2 से, फिर 2 का गुणा होगा 1 से, और साहब 1 का गुणा होगा किससे, 2 से। ये पहली वाली जो पंक्ति थी इनका इन तीनों स्तंभों से गुणा कर दिया। फिर आए दूसरी पंक्ति पर, इसका गुणा करने गए तो 3 का गुणा पहले होगा 1 से, और 4 का गुणा होगा 3 से, फिर 3 का गुणा होगा किससे, 2 से, फिर 4 का गुणा किससे होगा, 2 से, फिर 3 का गुणा होगा किससे, 1 से, फिर 4 का गुणा किससे होगा अपने पास में 2 से। ये आ गया। अब जो याद रखने वाली बात है कि पंक्तियों का गुणा स्तंभ से करते हैं, ऐसे करके चुपका दें। देखो आप, डैन टन टन, ये है ना। तो ऐसे पहले इसको इधर चुपकाया फिर इसको इधर चुपकाया। अब इसको जोड़ लो तो ये आ गया अपने पास में a गुणा b। यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में 5, यहाँ पर कितना आया 6, यहाँ पर कितना आया 4, ये कितना हो गया 12 3 15, ये आ गया अपने पास में 6 और 8 14, फिर आ गया अपने पास में 6 और 3 9, ये हो गया। अब अपना जो नियम कहता है कि भाई इसके अंदर स्तंभों की संख्या, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर। लेकिन जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके अंदर जो
उसका जो क्रम आएगा वो क्या आएगा 2/3। तो इसका क्रम देखो आप क्या आ रहा है, अरे वाह बिल्कुल आ रहा है साहब 2/3। ये होती है दो मैट्रिक्सों का गुणा करने की विधि। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा अपन आव्यूह के गुणन के गुणन पर। गुणन जो होता है ये क्रम विनिमयता का नियम का पालन नहीं करता है। a गुणा b बराबर नहीं होता किसके, b गुणा a के, पहली चीज। लेकिन ये सहचर्य नियम का पालन करता है कि आप a का गुणा b से करो, फिर जो मान प्राप्त होता है उसका गुणा c से करो, तो वो बराबर आएगा किसके, पहले b और c का गुणा कर लो, फिर उसका गुणा a से करोगे तो ये दोनों मान बराबर आएंगे। तो गुणन, मैट्रिक्सों का गुणन जो है ये सहचर्य नियम का पालन करता है। इसी प्रकार से अगर बात करें वितरण की, कि भाई वितरण नियम का पालन करता है कि नहीं करता, मतलब कि भाई आपने पहले दो मैट्रिक्सों को जोड़ा और उसका गुणा करा किससे, a से, तो उसका मान बराबर आएगा किसके, कि आप a का गुणा b से कर लो, फिर a का गुणा c से कर लो और दोनों को जोड़ लो, तो ये मान कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो जो आव्यूह का गुणन है वो वितरण नियम का भी पालन करता है। अब बात करें गुणन के तत्समक अवयव का अस्तित्व, तो होता है। क्यों, क्योंकि इसका तत्समक अवयव होता है इकाई, ये वाला, कि अगर आप किसी आव्यूह से इकाई मैट्रिक्स का गुणा करोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आई, जिसको अपन इकाई मैट्रिक्स का प्रतीक मानते हैं, उसका गुणा अगर ए मैट्रिक्स से करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। तो गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है, आई होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अक्रम विनिमयता की। अक्रम विनिमयता का मतलब यह है कि a गुणा b कभी भी बराबर नहीं होता है किसके, b गुणा a के। अगर ऐसा हो रहा है कि a गुणा b भी अपने को मिल रहा है और b गुणा a भी मिल रहा है, तो मिल तो जाएगा, गुणा तो हो जाएगा, a गुणा b हो जाएगा, b गुणा a हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, वो बराबर नहीं होते। तो इसलिए अपन कहते हैं कि आव्यूह का जो गुणन है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। दो शून्यतर आव्यूह के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से एक आव्यूह का, यानी कि एक मैट्रिक्स का जीरो होना जरूरी है। दो मैट्रिक्सों का गुणनफल एक शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो सकता है और ये जरूरी नहीं होगा कि उन दोनों में से एक या दोनों मैट्रिक्स जो है जीरो हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक की घात के बारे में। अगर मान लीजिए आपको एक वर्ग मैट्रिक्स दे रखा है ए, ये दे रखा है 1 2 5 3 और अपने से कहा गया कि a की घात 2 ज्ञात करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अवयवों की घात लगा दो। आपको a की घात 2 का मतलब है कि a का a से गुणा करना है। आव्यूह a का है, आव्यूह a से गुणा करो। a की घात 3 का मतलब ये है कि पहले a की घात 2 निकालो, फिर उसका a से गुणा करो। इस प्रकार से जितनी भी a की धन घात होंगी उसको अपन ऐसे बारी बारी से गुणा करके गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि ये केवल a जो है ये कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, आव्यूह का परिवर्त निकालना। आव्यूह का परिवर्त निकालने का मतलब यह है कि कोई अपने को मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो तो वो उसका क्या बन जाता है, परिवर्त मैट्रिक्स बन जाता है। अब यहाँ पर परिवर्त मैट्रिक्स को या तो उस पर ए डैश लगा देते हैं या उसके ऊपर घात टी लिख देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अपने पास में एक मैट्रिक्स है ए, ये है 5 2 4 1 6 3। ठीक है, इसका क्रम क्या है साहब, इसका क्रम है 2/3। अब इसका अपने को परिवर्त निकालना है, तो यहाँ पर ए का जो परिवर्त होगा अपने को क्या काम करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये आ जाएगा 5 2 6 और 4 1 3, ये हो गया। ये आ गया 3/2। परिवर्त मैट्रिक्स निकालना बड़ा आसान है। जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। अब आते हैं अपन सममित मैट्रिक्स पर। सममित आव्यूह। सममित आव्यूह का मतलब यह है कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे बराबर हो ए जे आई के। जैसे
कि यहाँ पर देखिए आप एक मैट्रिक्स है ए, ये है 2 5 5 3। अब यहाँ पर A12 देखो और A21 देखो, ये कैसा है, बराबर। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो गया, सममित मैट्रिक्स। और देखें अपने पास में ये है कि 5 4 3 4 2 6 3 6 1, इसकी बात करी तो यहाँ पर A12 और A21 ये बराबर है किसके, देखो आप A12 और A21 4 के। फिर बात करी अपन ने A13 और A31, ये किसके बराबर है बेटा, 3 के। A23 और A32 ये किसके बराबर है, 6 के। ये आ गया। तो जब Aij बराबर हो Aj के तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, सममित मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे समझें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी उसके बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन सममित मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स में क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें Aij बराबर हो किसके, -Aj के, या फिर ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके ऋणात्मक मैट्रिक्स के बराबर हो। जैसे कि अगर अपने पास में ये मैट्रिक्स है, देखो आप, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 5 और -5 और 0, ये आ गया। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो ये बराबर किसके आएगा, देखो आप A', ये आ गया अपने पास में 0 5 -5 और 0, इसमें से ऋणात्मक कॉमन ले लो तो ये आ गया -A के बराबर। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके ऋणात्मक मैट्रिक्स के बराबर हो, पहली चीज। दूसरी चीज, Aij बराबर हो -Aj के, यानी कि यहाँ पर देखो A12 और A21 क्या है, माइनस का अंतर रखता है। और अगर I और J बराबर हैं तो इसके मान क्या होने चाहिए, अवयव के 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। एक और देखते हैं कि यहाँ पर देखो आप, ये है 0 5 -3 -5 0 2 और साहब 3 -2 और 0, ये आ गया। अब ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है, इसमें Aij बराबर होगा Aj के। अगर मैं इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालूंगा, देखो आप, इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या होगा, A', और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 5 -3 -5 0 2 और 3 -2 और 0। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ प्रत्येक अवयव में तो क्या मिलेगा, 0 5 -3 और -5 0 और 2 और 3 -2 और 0, ये बराबर किसके है, -A के। तो विषम सममित मैट्रिक्स के लिए क्या क्या जरूरी है कि Aij बराबर होना चाहिए -Aj के। I और J के मान अगर बराबर हैं तो उस अवयव का मान क्या होना चाहिए, 0 के। ठीक है, और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके ऋणात्मक मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। ये हुआ अपने पास में विषम सममित मैट्रिक्स। आगे बढ़े साहब, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। मतलब यह है कि जो मैट्रिक्स है उसके परिवर्त मैट्रिक्स के जो गुणधर्म होते हैं उनके बारे में बातचीत करें तो आपको बता दूं कि साहब A और AT या फिर AT + A, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में उसके परिवर्त मैट्रिक्स को जोड़ा जाए या परिवर्त मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में अपने को जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा, सममित मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर A - AT करें और साहब AT - A करें तो ऐसी स्थिति में अगर किसी परिवर्त मैट्रिक्स में से उस मैट्रिक्स को घटाया जाए या मैट्रिक्स में से उसके परिवर्त को घटाया जाए तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या प्राप्त होगा, विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा, विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। और अगर अपने से ये कहा जाए कि साहब किसी मैट्रिक्स का उसके परिवर्त मैट्रिक्स से गुणा करो या परिवर्त मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स से गुणा करो तो ऐसी स्थिति में अपने को सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सममित मैट्रिक्स।
ये आ गया साहब। फिर अपने से कहा गया कि साहब किसी मैट्रिक्स का पहले परिवर्त निकाल लो, फिर उसका दोबारा से परिवर्त निकालो, तो अपने को मैट्रिक्स ए प्राप्त होगा। अगर आप दो मैट्रिक्सों को जोड़कर उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों मैट्रिक्सों का परिवर्त निकाल कर जोड़ेंगे तब भी मान बराबर आएगा। लेकिन अगर आप a गुणा b करके उसका परिवर्त निकालते हैं तो वो बराबर आएगा, पहले b का परिवर्त निकालो फिर a का परिवर्त निकालो और दोनों को गुणा कर दो। ये अपने पास में परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म है। ठीक है बेटा। अब बात करें अपन कि कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय का मतलब यह है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ठीक है दे रखा है और ये कहा जाए कि इसको सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखो, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। भाई ये आपको पता चला कि साहब एक मैट्रिक्स है ए, अगर उन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को मैट्रिक्स और उसके परिवर्त को, तो वो बराबर होगा किसके? सममित मैट्रिक्स के। ये किसके बराबर है? सममित के। और ये किसके बराबर होगा? विषम सममित के। और इनको सरल करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा? एक मैट्रिक्स ए प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए देखो आप कि जैसे अपने पास में ये एक मैट्रिक्स है 1 2 4 5, ठीक है। इसका मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया, ये आ गया मेरे पास में 1 2 4 5, ठीक है। फिर मैंने a प्लस AT करा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? देखो आप, यहाँ आया 2 6 6 और 10, ये मैंने मान लिया P, और ये वास्तव में क्या है? सममित मैट्रिक्स है। फिर मैंने ऐसे ही a माइनस AT करा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ साहब? यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया -4 ना -2, ठीक है। फिर यहाँ आ गया अपने पास में 2 और ये आ गया 0, ये अपन ने लिख दिया Q, ठीक। अब अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है। तो देखो आप क्या आ गया? 2a, ये बराबर है किसके? P प्लस Q के। फिर यहाँ पर a बराबर है 1/2 P प्लस 1/2 Q, और ये P क्या है? ये देखो आप, a जो है बराबर है 1/2 a प्लस AT यानी कि ट्रांसपोज के, और प्लस 1/2 a माइनस AT के। ये आ गया। ये अपने पास में एक विशेष गुणधर्म है, NCERT में इसके सवाल भी हैं, ठीक है। ये एक प्रमेय है कि अगर अपने से ये कहा जाए कि इस मैट्रिक्स के योग को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखो, तो ऐसी स्थिति में इस प्रमेय की पालना करते हैं। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन प्रतिलोमीय मैट्रिक्स की। प्रतिलोमीय मैट्रिक्स क्या होता है कि अपने पास में दो वर्ग मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का अपन ने गुणा करा और गुणा करने पर अपने को इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास में दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक A और एक B, इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो अपने को एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यहाँ पर A गुणा B बराबर है B गुणा A के, तो आप कहेंगे कि साहब A जो है B का प्रतिलोम है और B जो है A का प्रतिलोम है। सीधी सी बात, अगर A गुणा B बराबर किसके आ रहा है? I के, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह देंगे? A और B एक दूसरे के प्रतिलोमीय मैट्रिक्स हैं। ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। इसके बारे में क्या दे रखी है कि व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता। मतलब यह है कि एक मैट्रिक्स का व्युत्क्रम एक ही प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है कि एक अवयव के कई सारे अपने पास में व्युत्क्रम मिल जाएं। पहली चीज, अगर अपने पास में दो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो अगर A गुणा B का, A और B का गुणा करके उसका व्युत्क्रम निकालोगे तो वो बराबर होगा किसके? B मैट्रिक्स के व्युत्क्रम के और A मैट्रिक्स के व्युत्क्रम के गुणनफल के। ठीक है बेटा।